बच्चे स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये जो एक्चुअली पहले मैं इसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं। मोनो मतलब बच्चों सिंगल, ठीक है सिंगल। बच्चों क्लोनल का मतलब होता है क्लोन बनाना, ठीक है। क्लोनल का क्या मतलब होता है? सिंगल क्लोन, या फिर आप कह सकते हैं कॉपी। क्या कह सकते हैं? कॉपी। कॉपी, ठीक है। अब मैं सिंपल, अगर मैं छोटा सा एक मतलब, वो कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डाल के बाहर निकल जाना, तो वैसे ही हम करें, वो शेर नहीं मगरमच्छ के मुंह में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल बात ये है कि भाई हम जब एक एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? बी सेल है। अब वही बी सेल्स को उठा के हमने क्या करवाना है, उससे हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस करवानी। बात समझ में आई? ठीक है, वो बी सेल स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक ही डिजीज के लिए होते हैं। इस वजह से बच्चे उनको हम नाम देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बात समझ में आई कि भाई ये क्या होते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोक्लोनल बॉडीज। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में? चलो आगे, हाँ आगे चलते हैं बच्चों। डिस्कवरी की बात है भाई। हम मेजर जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? माइलस्टेन एंड कोलर, ठीक है बच्चों, ये कोलर और साथ में ये क्या है? माइलस्टेन है बच्चे। मेजर काम बच्चों इनका है, लेकिन उसी दौरान बच्चों इस इम्यून सिस्टम पे, इस इम्यूनोलॉजी पे ये भी वर्क कर रहा था, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कैज जर्नी, ठीक है। कैज जर्नी या नाइल्स जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इनका नाम है, ठीक है। ये भी इम्यून सिस्टम पे बच्चों, इम्यूनोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। तो इस वजह से बच्चों इस डिस्कवरी के बाद, मोनोक्लोनल एंटीज के बाद, इन तीनों को बच्चों 1984 में नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया नोबेल प्राइज? 1980 1984। कब? 1984। हाँ जी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों कि देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बच्चे डिफरेंट मेथड के जरिए इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है। जो शुरू शुरू में जब इन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद इन्होंने इसी की बेस पे इन्होंने क्या किया, 1984 में नोबेल प्राइज मतलब इनको हासिल हुआ। और साथ में इनका पार्टनर कौन था? नाइल्स जर्नी, ठीक है। ये तीन बंदों ने मिलकर जो है नोबेल प्राइज क्या किया, लिया। और नोबेल प्राइज बच्चों ये किस में होता है? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, बायो का कोई बियोलॉजी नहीं होता, जोलॉजी नहीं होता, वो एक ही है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। अच्छा, उसके बाद बच्चों जी स्मिथ है। जी स्मिथ ने बच्चों, उन्होंने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन वो फेज बाय फेज डिस्प्ले, मतलब फेज को डिस्प्ले करके उसको एज एंटीजन के तौर पर यूज करके जो ना उन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। जो कि हम कहते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव है प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन एंटीबॉडीज, मतलब जो प्रोटीन और पेप्टाइड के बने हुए एंटीबॉडीज हैं, उनकी डिस्कवरी के लिए जो ना, उसके लिए जो ना इस फेज डिस्प्ले का यूज किया जाता है। और ये किसने? जी स्मिथ ने 1985 में यूज किया था। अब उसके बाद बच्चों जो मोस्ट अब करंट जो एफिशिएंटली जो यूज होता है बच्चों, वो ये है बी सेल टेक्नोलॉजी। सिंगल बी सेल टेक्नोलॉजी, सीधा सीधा बी सेल को यूज करके एंटीबॉडीज तैयार की जाती हैं, जो कि मॉडर्न है, जो कि क्या मॉडर्न है। बट जो शेर मोहम्मद का जो क्वेश्चन था, पता नहीं सर जी किसको मिला के क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो किसको मिला के वाले जो बात है, या फिर जो कुलर और या जो माइलस्टोन ने शुरू शुरू में बच्चों जो डिस्कवरी की थी, हम उसको लेके आज चलेंगे। जो कि उन्होंने डिस्कवर किया था, कौन सा टेक्निक था? ये हाइब्रिडोमा वाला। और हाइब्रिडोमा को ही आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, सेम चीज मैंने आपको बता दी है शुरू में कि भाई क्या किया जाता है कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके बच्चों किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करवाई जाती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं। सिंपल है बच्चों कि बॉडी में, किसी की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में बच्चों क्या किया, यहाँ पे भी यह देखें कि ये होस्ट की बॉडी में बच्चों क्या किया, एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाई। अब जाहिर सी बात है, जब आपने उसकी बॉडी में एंटीजन डाला, तो उसके नतीजे में उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होंगे? बी सेल्स प्रोड्यूस। हाँ, बी सेल्स प्रोड्यूस होंगे। बी सेल्स वही प्लाज्मा सेल्स हो गया, या फिर जो ना मेमोरी सेल्स हो गया। अब जाहिर सी बात है, प्लाज्मा सेल्स फिर फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो अब बच्चों क्या किया जाता है, उन्हीं बी सेल्स को कंबाइन करवाया जाता है कैंसर सेल्स के साथ। किसके साथ कंबाइन करवाया जाता है? कैंसर सेल्स के साथ। तो अब बच्चों होता क्या है, अब कैंसर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, समझ लें, उनको इस तरीके से हाइब्रिड बनाया जाता है कि भाई बी सेल्स से जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाना, वो स्टार्ट हो जाता है। और उन एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड वाला जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो उनको कैंसर सेल से मिल जाता है। मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती है। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करवाता हूँ बच्चों। बी सेल्स में आपको पता है, जो प्लाज्मा सेल्स था, उसका क्या काम था? प्लाज्मा सेल का क्या काम था?
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। और दूसरी तरफ बच्चों जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं मेलोमा सेल्स बच्चों, जो कि कैंसर सेल्स होती हैं, अब उनको क्या किया जाता है, उनका काम यही होता है कि मतलब रिपीटेडली अनकंट्रोलेबल डिवीजन होती रहती है। अब इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड तैयार करवाया जाता है, ठीक है, जिसको हम आगे हम नाम भी देते हैं, ठीक है, हैब्रिडोमा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हैब्रिडोमा। अब ये जो हैब्रिडोमा है बच्चों, अब यही बच्चों समझ लें कि इसमें एबिलिटीज है कि ये क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, और प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो ये बच्चों प्रिंसिपल है कि भाई हमने पहले क्या करना है कि एंटीजन को किसी होस्ट माइस की बॉडी के अंदर डालना है, जिसकी बेस पे क्या होगा कि भाई जो ना वो बी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उसी बी सेल्स को हमने किस सर जी एक कैंसर बात है सेल। सर। जी जी बोले बोले। सर जी ये ऑर्गेनिज्म मॉस को क्यों लिया है, किसी और ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते थे ना, उसके बच्चे ऊपर ये कुछ कंपल्सरी नहीं होता, हमारे जितने भी आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, रैबिट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों वो हमेशा जो ना इन्हीं पे होता है, एनिमल्स पे होता है, उसके बाद ह्यूमन पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ह्यूमन पे कभी भी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। इवन आजकल तो ह्यूमन के ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनको लेबोरेटरी में लेके करवाया जा रहा है। साइंस तो इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो अब आजकल माइस को भी नहीं ले रहा, बल्कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स को लेके जो ना उनके टिश्यूज को लेके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन से लिए गए सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। बात समझ में आई? तो ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। और ये इन एनिमल्स हैं, इनका जो सिस्टम है वो हमारे से रेलिवेंट है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर माइस पे सक्सेसफुल है तो फिर ह्यूमन में भी चांसेस है। समझ आई है? सर। अच्छा, अब बच्चों ये जो हैब्रिडोमा है, हैब्रिडोमा फिर समझ लें कि ये वो चीज़ है जो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो हमारी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ठीक है। जस्ट ये बेसिक समझ आ गया कि भाई एंटीजन्स हैं, उनको माइस की या होस्ट की बॉडी में इंड्यूस करवाया जाता है। जैसे ही उनकी बॉडी में इंड्यूस करवाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि वो बी सेल्स यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, मतलब बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल्स में फिर वो प्लाज्मा होता है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है कि बच्चों वो जो बी सेल्स हैं या जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनको कंबाइन करवाया जाता है कैंसर सेल्स के साथ। जब बी सेल्स और जो प्लाज्मा सेल्स या मेलोमा सेल्स या कैंसर सेल्स को आपस में कंबाइन करवाया जाता है तो उसकी बेस पे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो कौन से होते हैं, हैब्रिडोमा सेल्स। अब ये हैब्रिडोमा सेल्स फिर फर्दर क्या करते हैं बच्चों, वो सर जी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। 1 मिनट, ठीक है, आप बताएं, बोले। सर जी कौन से सेल को कंबाइन करते थे, कौन से सेल को, क्या मतलब? मतलब प्लाज्मा माइलोमा सेल। सेल और बी सेल को ना सर। हाँ हाँ, इन दोनों को, माइलोमा या कैंसर सेल्स, बी सेल ठीक। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे ये बताओ। मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बाकी कोई नाराजगी है मुझसे, ठीक है, या कोई नाराजगी, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा, मतलब टू बी ऑनेस्ट हो कि वो अजीब अजीब फील हो रहा है, ठीक है। मुझे अजीब यस अजीब सर। फील हो रहा है कोई कि भाई सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बाकी एवं ही बैठे हुए हैं, या कोई बाकियों की नाराजगी है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रिंसिपल क्या है कि स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम विद एप्रोप्रिएट एंटीजन टू जनरेट द वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज फॉलोड बाय स्क्रीनिंग। के बाद में उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि भाई एंटीबॉडीज जो हमारे मतलब जो हैब्रिडोमा सेल्स हैं वो बने हैं कि नहीं बने हैं, तो क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती हैं कि नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो ये बच्चों क्या है, इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हैब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, जिसमें हमने बात की थी कि बी सेल्स को हमने किसके साथ, मेलोमा सेल्स, कैंसर सेल्स के साथ कंबाइन करना है, जिसकी बेस पे बच्चों हैब्रिडोमा सेल्स बनेंगे। अब वही हैब्रिडोमा सेल्स क्या होती हैं, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। एंड मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली, क्यों? क्योंकि हमने उसको कैंसर सेल्स के साथ मैच किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, जिसकी बेस पे जो हमने हाइब्रिड प्रोड्यूस किया वो फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और करता रहेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका मेथड है, अब इसका मेथड है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, मैं इसका मेथड समझा दूं? अगर सारे एग्री होते हैं, अच्छे से एग्री होते हैं, तो मैं समझाऊंगा। समझा दे सर। जी सर समझा दें। महवेश। जी सर समझा दें। हाँ बच्चों, इसका मेथड ये नहीं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। मेथड भी मैंने कोई इतना मुश्किल नहीं बनाया, आपके लेवल पे बनाया, थोड़ा मतलब इजी करके लिखा है अपने खुद से, मतलब ये टाइप किए हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, ठीक है। अच्छा, अब मेथड्स ऑफ मेकिंग या जनरेटिंग हैब्रिडोमास। हैब्रिडोमास तो आप लोगों को समझ आ गया है कि हमने क्या करना है, जब बी सेल्स और साथ में किसको, हम अगर कैंसर सेल्स या माइलोमा सेल्स को बच्चों क्या करते हैं, कंबाइन करवाते हैं, तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं हैब्रिडोमा, ठीक है, हैब्रिडोमा। और इसी हैब्रिडोमा को फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए या स्क्रीनिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जिसकी बेस पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई हमने ये जो हैब्रिडोमा, ये जो हाइब्रिड सेल्स प्रोड्यूस किए हैं, क्या ये फ्यूचर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उन सेल्स को फिर बाद में बच्चों मार दिया जाएगा, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
अब फर्स्ट बच्चों स्टेप है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है बच्चों कि भाई आपने क्या करना है कि भाई जो माइस है बच्चों उसमें आप लोगों ने क्या एंटीजन इंड्यूस करवाना है, क्या इंड्यूस करवाना है, क्या एंटीजन। इंड्यूस। अब बच्चों इस माइस में आपने एंटीजन इंड्यूस करवाया, उसने क्या प्रोड्यूस की बच्चों, बी सेल्स प्रोड्यूस की। अब बी सेल्स में भी बच्चों आपको पता है कैटेगरीज होती हैं, एक होता है बी मेमोरी सेल्स, ठीक है, बी मेमोरी सेल्स, और दूसरा आपको पता है क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा सेल्स। दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा प्लाज्मा। सेल्स। अब क्या होता है कि इसमें बच्चों जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल्स जाहिर सी बात है बच्चों ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बेस पे एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो क्या हो जाता है, वो इम्यून हो जाता है। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट, उस वायरल पार्टिकल के अगेंस्ट क्या की जाती हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करवा दिया जाता है। अब जब एक रिस्पॉन्स बच्चों एक पीक लेवल पे होता है, मतलब जब यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, पीक लेवल पे होती है, तब वहां से क्या किया जाता है बच्चों, इन प्लाज्मा सेल्स को सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, आइसोलेट आइसोलेट। किया। जब आइसोलेट किया जाता है। मतलब जब इम्यून सिस्टम पीक लेवल पे बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गया कि भाई जितना इम्यून सिस्टम जनरेट हो सकता था हो गया, अब उस केस में क्या होता है कि उन्हीं प्लाज्मा सेल्स को बच्चों आइसोलेट किया जाता है। और दूसरी तरफ बच्चों क्या किया जाता है कि वो जो कैंसरस सेल्स हैं, ये जो मेलोमा सेल्स हैं, वो जो स्पेसिफिक मीडियम में बच्चों स्पेशली ग्रो करवाए जा रहे होते हैं, उन सेल्स को भी क्या कर लिया जाता है, आइसोलेट करवा लिया जाता है, ठीक है। मेलोमा सेल्स बच्चों स्पेसिफिक मीडियम में, स्पेसिफिक कल्चर मीडियम में उनको ग्रो किया जाता है वो, और दूसरे बच्चों जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म में इम्यूनाइजेशन करवाई, इम्यूनिटी जनरेट करवाई, तो अब उन दो सेल्स को क्या करवा लिया जाता है बच्चों, आइसोलेट करवा लिया जाता है। अब आइसोलेट के बाद बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बच्चों फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, फ्यूजन। फ्यूजन बच्चों। अब फ्यूजन में क्या होता है कि भाई वो जो इमोर्टल मेलोमा सेल्स हैं, जाहिर सी बात है कि भाई उन्होंने तो जब तक हैं वो डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करते रहेंगे, कैंसरस सेल्स है। अब दो तरीके से बच्चों इनकी फ्यूजन होती है, किसकी, कि भाई वो जो हमारा बी सेल था, बी प्लाज्मा सेल, और उसके बाद दूसरा कौन, माइलोमा सेल्स। अब इनकी जो फ्यूजन है बच्चों वो दो तरीके से पॉसिबल है, किसके जरिए, दो किसके तरीके से पॉसिबल है। दो तरीके के जरिए बच्चों। एक होता है केमिकल। अब केमिकल में क्या होता है बच्चों, जो पॉलीइथेन ग्लाइकोल है, अब इसको क्या किया जाता है, इस केमिकल की मदद से क्या किया जाता है, बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे मिलोमा सेल्स हैं, ये दूसरे जो ना हमारे बी सेल्स हैं। अब इन दोनों को फ्यूज करवाया जाएगा इस केमिकल की मदद से। और सेकंड चीज क्या कि भाई हम चाहते हैं कि भाई जब दोनों मिक्स होंगे तो मिक्स जो ना वो एक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर इनका बनेगा, ठीक है, इनका जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल रहे। अब स्टेबल के लिए बच्चों हम उसमें जो ना कैल्शियम आयन इंड्यूस करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। क्या इंड्यूस करवा देते हैं, कैल्शियम आयंस। ताकि वो जो मतलब कैल्शियम आयन का सोल्यूशन होता है, ताकि वो जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो स्टेबलाइज रहे, वो दोबारा टूटे ना। इस चीज के लिए क्या होता है कि कैल्शियम आयंस इंड्यूस करवाया दिया जाता है। तो केमिकल्स में सिंपल यही होता है बच्चों के, पॉलीइथीन ग्लाइकोल है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इसको यूज करके वो जो बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल्स एंड मेलोमा सेल्स आप कह रहे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे आ गए, मेलोमा सेल्स, ठीक है, बी सेल्स या प्लाज्मा सेल और मेलोमा सेल्स को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, ठीक है, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करके बच्चों। और इसी दौरान जो ना उसको जो न्यू बनने वाले हाइब्रिडोमा सेल्स हैं बच्चों, उनको कैल्शियम की मौजूदगी में मतलब उनको रखा जाता है ताकि वो क्या रहे, स्टेबल रहे, जो न्यूली सेल्स बने। अब सेकंड बच्चों क्या है कि जो ना इलेक्ट्रिकल फ्यूजन है। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूजन में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रो परफोरेटर जो डिवाइस है बच्चों, उसके जरिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या करते हैं कि जो उनका सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, वो बी सेल्स का या जो मिलोमा सेल्स का जो क्या है सेल मेम्ब्रेन है, उसमें होल्स बनाए जाते हैं। अब फिर बच्चों उन्हीं आल पोर्स को क्या किया जाता है कि उनको एक दूसरे के करीब करीब ला के उनको मर्ज करवा दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं। पहले में क्या था बच्चों कि पॉलीइथीन ग्लाइकोल यूज किया था, सेकंड में हमने इलेक्ट्रो परफोरेटर जो डिवाइस है उसके जरिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किए, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से हमने बी सेल्स और जो मेलोमा सेल्स हैं उनमें पोर्स क्रिएट करवाए, फिर उन्हीं पोर्स की मदद से मतलब वही जो पोर्स हैं उन पोर्स को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसकी बेस पे बच्चों क्या बनता है, हाइब्रिडोमा बनता है। क्या बनता है, हाइब्रिडोमा सेल बनता है, हाइब्रिडोमा सेल बनता है। अब यहाँ तक बच्चों सेल फ्यूजन हो गई। अब उसके बाद सिलेक्टिंग एंड स्क्रीनिंग। अब बच्चों होता क्या है कि दो चीजें हैं मेन। अब वो क्या है कि दोनों में मेलोमा सेल्स की बात कर लें या फिर जो बी सेल्स हैं बच्चों, उन दोनों में क्या होता है कि एक एंजाइम मौजूद होता है। अब वो एंजाइम है बच्चों क्या, इनएक्टिव मतलब हैपोजेंथिन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जिसको HGPRT भी कहते हैं। अब बच्चों ये वो एंजाइम है जो क्या करता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अब यही जो मेलोमा सेल्स में बच्चों ये वाला एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है, और दूसरी तरफ हमारा जो मेन जो बी सेल्स है उस पे बच्चों ये एंजाइम एक्टिवेट होता है।
अब होता यही है कि वही जो एंजाइम है जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो जब मिक्स होते हैं तो यही एंजाइम समझ लें कि ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसका फ्यूचर में काम क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाएगा। बात समझ में आई है? मतलब ये जो मेलोमा सेल्स है उसमें ये जो एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है, हाइपोजेंथिन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जो कि इनएक्टिव होता है, बट जब हम इसको कंबाइन करवा देते हैं, मर्ज करवा देते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसी चीज को देखा जाता है कि भाई ये एंजाइम अगर इनएक्टिव है तो फ्यूचर में जनरेट नहीं होंगे एंटीबॉडीज, ये एंजाइम एक्टिवेट है तो फ्यूचर में जनरेट होंगे। अब इसी चीज को देखा जाता है कि वो तमाम सेल्स बचे जिनमें ये एंजाइम इनएक्टिव है, उसको क्या किया जाता है, उनको फिर केमिकल्स अप्लाई करके, रेडिएशन अप्लाई करके, उनको बचे उन तमाम सेल्स को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और सिर्फ बच्चे वो सेल्स रख दिए जाते हैं जो क्या कर सकते हैं, मतलब जिनमें एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है ये? यस सर। जी सर। अब वो जो स्क्रीनिंग है आगे कि भाई सेलेक्टिंग में तो हमने बात कर ली है कि भाई क्या होता है कि भाई वो जो जिनमें एबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको रखा गया, बाकी सारों को किल कर दिया गया। और सेकेंडली ये कि भाई आपने तो पता अपनी तरफ से किल कर दिया, अब उनको स्क्रीन करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। अब उसके लिए बच्चों हमारे पास जो एक टेस्ट था, हमने पहले भी पढ़ा था एलिसा को, ठीक है, और इसी तरीके से फ्लो साइटोमेट्री है। फ्लो साइटोमेट्री को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने एलिसा को क्योंकि हमारे पिछले में भी यूज हुआ था तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि वो जो आपका हाइब्रिडोमा कल्चर था वो कुछ सेकेंडरी एंजाइम मतलब जिनको लेबल्ड किया जाता है एज अ कंजुगेट बेस के तौर पर, और उसके बाद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बच्चों इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ये तीनों चीजें मतलब हाइब्रिडोमा कल्चर जो हमने बात की उसकी, कुछ सेकेंडरी एंजाइम और साथ में वो क्रोमोजेन सबस्ट्रेट। क्रोमोजेन सबस्ट्रेट मतलब वो कि जब आप इन सबको इंक्यूबेट करते हैं तो वो उनमें कलर इंड्यूस करवाते हैं। अब बच्चे जितने भी ट्रू हाइब्रिडोमा होते हैं उनमें सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज सही आनी चाहिए। आ रही है सर आपकी आवाज क्लियरली। सही आ रही है, क्लियरली आ रही है ना? जी यस सर सर। सही आ रही है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, ठीक है, कि भाई हमने क्या किया कि भाई वो जो हाइब्रिडोमा कल्चर्स, ठीक है, और साथ में जो ना हमने कुछ सेकेंडरी एंजाइम वगैरह और बच्चों साथ में हमने क्रोमोजेंस वगैरह डाल दी। अब इसी मिक्सचर को जब हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, किस में रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक टाइम बाद बच्चों क्या होता है कि ये जो ये कलर्ड मतलब ये जो ये हमारे हाइब्रिडोमा है वो कलर्ड हो जाते हैं। कलर्ड मतलब हाइब्रिडोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, कलर प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर वो कलर्ड बन गए तो समझ लें कि ये पॉजिटिव है, ये अच्छे हैं, इनको मतलब फ्यूचर में हम एंटीबॉडीज के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर कलर नहीं उनमें अडॉप्ट हुआ तो समझ लो कि वो फ्यूचर में यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, जो हाइब्रिडोमा कल्चर सेकेंडरी एंजाइम लेबल्ड विद कंजुगेट बेस और साथ में जो क्रोमोजेन सबस्ट्रेट थे बच्चों, इनको हमने इंक्यूबेट किया। अब कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वही जो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा। अगर कलर्ड प्रोडक्ट बन गया तो समझ लो वो जो हमारा हाइब्रिडोमा था वो पॉजिटिव है और इसको हम फ्यूचर में एंटीबॉडीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब बच्चे हमारा ये जो हाइब्रिडोमा है वो पॉजिटिव ट्रू हो गया, स्क्रीनिंग से क्लियर हो गया, तो अब उसके बाद बच्चे हम उसकी क्लोनिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग करवाते हैं। और फर्दर हम ये देखते हैं कि इधर कि भाई हमने जो ये सेलेक्ट किया, पहली बात तो ये कि बच्चों हमने सिंगल सेल को यूज किया था। अब सिंगल सेल को सेलेक्ट किया था और फिर हम उसकी क्या करवा रहे हैं, क्लोनिंग करवा रहे हैं, ताकि जो हर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हाइब्रिडोमास हैं, वो फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बच्चे क्या करें, वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टराइजेशन है। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में मतलब जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि बच्चों जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उनमें पाई जाती है, और वो हर एक चीज के लिए क्या होते हैं बच्चों, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग के बाद फिर बच्चों उनकी कैरेक्टराइजेशन की जाती है। ठीक है, कि क्लोन हाइब्रिडोमास फर्दर कल्चर टू कंफर्म दैट दे प्रोड्यूस द डिजायर एंटीबॉडी एंड डिटरमाइन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बात वही की जा रही है कि भाई जो क्लोन आपने जो हाइब्रिडोमास की है, ठीक है, उनको फिर मजीद कल्चर किया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि भाई क्या ये इस काबिल है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर जो हमारे डिजायर्ड एंटीबॉडीज हैं, और उसके बाद क्या ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए क्या ये स्पेसिफिकली जो अपने टारगेट सेल्स हैं उनको बाइंड कर सकते हैं, क्या ये स्पेसिफिक है, क्या ये अपनी इनकी जो एफिनिटी है वो इतना है कि भाई वो जो अपने टारगेट सेल्स हैं उनको जाके क्या करें, अचीव करें, वहां तक पहुंचे। और उसके बाद बच्चों इसका लास्ट स्टेप है कि जब सारी चीजें कंफर्म की जाती हैं, जब सारी चीजें बच्चों कंफर्म की जाती हैं, लगायोमेंट सबरों का लगायोमेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये क्या है कि प्रोडक्शन है। जब हमारी सारी चीजें ओके हो जाती हैं, भाई सारा कुछ डन है, तो उनको स्पेसिफिक जो ग्रोथ मीडियम है बच्चों उनमें क्या किया जाता है, उनको ग्रो करवाया जाता है। जब ग्रो करवाया जाता है तो बल्क क्वांटिटीज में बच्चों हमें क्या मिलती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलती है। अब उसके बाद बच्चों हम चाहते हैं कि अगर हमें मार्केट के डिमांड को पूरा करना है, मार्केट के मुताबिक चाहिए, तो बच्चों हम बायो रिएक्टर यूज करते हैं। ठीक है, बायो रिएक्टर आपको पता है बहुत बड़ी डिवाइस होती है, बहुत बड़ा समझ लें टैंक होता है जिसमें ऑप्टिमल कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं, और जो ना उसकी मदद से जो हमारी मार्केट की डिमांड है या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं बच्चों वो क्या होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ तक बात ओके है? सर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ऑटो इम्यून डिजीज के लिए मतलब
डिजीज में किस तरह मतलब जो इस्तेमाल करते हैं सर? हमारे जो स्पेसिफिक इम्यून सिग्नल्स हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि भाई जिस जगह पे जिस जाके सेल्स को जब डैमेज किया जा रहा है, कोई ना कोई पीछे से इन्फॉर्मेशन तो आ रही है ना, आ रही है ना कि भाई यस सर। पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई आपने जाके फ्लां सेल्स को टारगेट करना है और उनको जाके ब्रेक डाउन करना है, तो उस आने वाले सिग्नल को ही रोक दिया जाता है, जिसकी बेस पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है या जो टिश्यू डैमेज हो या कुछ भी ऐसा है उसको रोक लिया जाता है। ठीक है, कि ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स एंड स्टॉपिंग देम फ्रॉम ट्रिगर द हार्मफुल इम्यून अटैक्स से जो है उनको रोक दिया जाता है। और स्पेशली यहाँ पे रुमाटॉइड आर्थराइटिस की बात की जा रही है कि स्पेशली तो ये रुमाटॉइड आर्थराइटिस है जो हम पढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ना भी है। ठीक है, कि इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड टू प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे टीएनएफ, ठीक है, और या इसी तरीके से इंटरफेरॉन्स के साथ उनके साथ कंबाइन होती है और उन्हें न्यूट्रलाइज करती हैं। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर जो इम्यूनिटी जो जनरेट हो रही है वो जनरेट नहीं होती। ठीक है, और सेकंड में क्या कहा जा रहा है, दे कैन टारगेट एंड एलिमिनेट द स्पेसिफिक इम्यून सेल्स या बी या एक्टिवेटेड टी सेल्स। अब बी सेल्स या जो वो टी सेल्स डायरेक्टली जो फेज प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको जाके एलिमिनेट किया जाता है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, एंड ब्लॉक देयर मूवमेंट इनटू द इन्फ्लेम्ड एरियाज, और जो भी इन्फ्लेम्ड एरियाज हैं उनके तरफ उनकी जो मूवमेंट है वो रोक दी जाती है। ठीक है, जो भी हेल्थी टिश्यूज है उन पे अटैक करने से प्रिवेंशन की जाती है। अब उसके बाद सिग्नलिंग पाथवे इंटरफेरेंस है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन इम्यून सेल्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन पाथवे दैट ड्राइव द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस। कि भाई वो जो पाथवे जिसके जरिए क्या किया जाता है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट की जाती हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो उस पाथवे को डिस्टर्ब कर देती हैं। मतलब जाहिर सी बात है जब रिसेप्टर पे अटैच हो जाती हैं तो वो जो आने वाले सिग्नल हैं जो उस रिसेप्शन को या उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसडक्शन को जनरेट कर रहे हैं उनको वो ब्लॉक हो जाता है, पाथवे ब्लॉक हो जाता है। समझ आई है? देखें यस बच्चे, सर। हाँ मेरी बात सुनो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस लेवल तक ही होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होती। ठीक है, अब देखें मैंने आपको जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करवाया, ये अभी थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, वरना ये तो बीएस लेवल पे भी ये चीज उन्होंने हमने नहीं देखी ना पढ़ी है, टू बी एनएस सही बता रहा हूँ तो हमने बीएस लेवल तक भी इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को नहीं देखा। ठीक है, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो आपके बुक के मुताबिक या जो मैं बजाते खुद मैं मार्किंग कर चुका हूँ, मैं जो ना कई दफा तीसरा चौथा साल है बोर्ड में मार्किंग का। ठीक है, हम सारी मार्किंग करते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे आता है और क्वेश्चन का आंसर हम कैसे मांगते हैं तो एटसेट्रा, टीचर पेपर बनाने वाले कैसे होते हैं, वो कैसे बनाते हैं पेपर, उन सारी चीजों का एक एक चीज का हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो ना इस वजह से इस चीज में तो बच्चों अब मैं अक्सर जो ना ये जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो बाहर बाहर की चीजें सारी चीजें आके आपको ला के रख देते हैं, जिसकी बेस पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें करना क्या है, ये आएगा वो आएगा कहाँ से याद करना है एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक हाँ सर। ये एक और क्वेश्चन था सिर्फ सर। बोले 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 क्वेश्चन बोले भाई। सर जी आप कह रहे थे ना सर बी सेल और माइलोमा सेल का हाइब्रिड कराया है, तो हाँ, फिर माइलोमा सेल की तरह की जगह नॉर्मल सेल क्यों, नॉर्मल सेल यूज क्यों नहीं किया सर? नॉर्मल सेल्स क्यों नहीं यूज किया? हाँ सर। क्योंकि माइलोमा सेल्स वो हैं जो अनरिपीटेड मतलब अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं। मतलब हमें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज चाहिए ना, हमने आगे बोला भी उसे बायोरिएक्टर में डाल दिया जाता है ताकि बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। अगर हम नॉर्मल सेल यूज करेंगे उसकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटीज है वो बहुत कम होती है, मेरे ख्याल से 200 टाइम्स, मुझे क्लियर नहीं है, 200 टाइम्स तक एक नॉर्मल सेल डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, नॉर्मल सेल कैन डिवाइड हाउ मेनी टाइम्स, मेरे कंफर्म नहीं है मुझे। ठीक है, एक नॉर्मल सेल जो है ऐसे ही, हाँ ये यहाँ पे बल्कि ये देखें यहाँ पे कितने कि आर नॉर्मल सेल, हाँ 40 to 60 टाइम बिफोर इट स्टॉप्स, अ लिमिट इज नोन एज, इसे हाफ लिक लिमिट कहते हैं इसको। ठीक है, हाफ लिक लिमिट है जिसके मुताबिक जो है ना एक नॉर्मल सेल 40 to 60 टाइम डिवाइड होता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता हर जगह पे। ठीक। तो इसी वजह से हम उसको यूज नहीं करते मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक। जी जी बोले बोले बोले, इस वजह से बच्चों जो है ना नहीं कुछ हम मेलोमा सेल्स को यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं अनकंट्रोलेबल, उनमें डिवीजन होती है, जितने ज्यादा डिवीजन होगी हमें उतने ज्यादा एंटीबॉडीज मिलेंगे। समझ आइए? ठीक सर, ये माइलोमा सेल है ना सर? हाँ हाँ, ये माइलोमा सेल सर ये एक्चुअली ये प्लाज्मा सेल्स है ना सर? आप कह सकते हैं बट नहीं, कैंसरस सेल है। ठीक है, हाँ आप प्लाज्मा सेल्स भी कह सकते ये हैं, तो उनकी ये भी उनकी एंटीबॉडीज बनाते हैं उनकी ना सर, तो ये प्लाज्मा सेल होंगे। देखें पहले जो ना बच्चे उसमें प्लाज्मा सेल भी मौजूद है, मेन चीज ये। अब इन दोनों का हाइब्रिड करवाया जाता है जिनकी बेस पे इनके ट्रेड्स ऐसे समझ ले एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब एक्सचेंज तो नहीं होते, हाइब्रिड हो जाते हैं।
आप समझ लें कि उसमें जो डिवीजन वाली एबिलिटीज हैं वो मेलोमा सेल से आ जाती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग जो जनरेशन, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो इस प्लाज्मा सेल से आ जाता है, जिसकी बेस पे बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं। ये मलेमा सेल्स की जो माइलोमा, सॉरी माइलोमा मलेमा ठीक है, माइलोमा सेल्स बच्चों, उनकी ये एबिलिटीज होती है। और उसके बाद ठीक है कि हमें जो ना एंटीबॉडीज चाहिए, ये उस प्लाज्मा सेल की एबिलिटी होती है। तो इस वजह से दोनों का जब हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था बच्चे आपका। और अभी आप मेरे ख्याल से क्या क्या पूछ रहे थे हाँ, कि माइलोमा cells are cancerous cells are एंड actually प्लाज्मा plasma cells सेल or can be an other one. मेरे ख्याल में सर ये प्लाज्मा सेल होंगे। Yes, indeed, cancerous plasma cells.